एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसको हम जानेंगे कि इस बार वैकेंसीज कितनी रही, क्या कुछ क्राइटेरिया है, इस बार एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या कुछ होगा, कब एग्जामिनेशन होंगे, सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे एसबीआई अपनी बड़ाई कर रहा है, बाकी सारी बातें बता रहा है। अब यहाँ पे जो शुरुआत में बातें कही जा रही हैं वो ये है कि यहाँ पे 3 फेज में एग्जाम होगा। एक तो आपका प्रीलिम्स होगा जो कि अगस्त 2026 में होगा, मेंस आपका सितंबर में होगा और फिर जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो अक्टूबर नवंबर 2026 में हो जाएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करी जा रही हैं। इस बार एसबीआई पीओ में 1500 वैकेंसीज ये आई हुई हैं। एसबीआई पीओ की बात हो रही है, केवल पीओ में 1500 वैकेंसीज आई हुई हैं और यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज भी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो अच्छी खासी वैकेंसीज अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों में तो वो देखने को मिल रही है। नीचे हम आए तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो 18/6 से स्टार्ट हो रहा है, 8/7 तक रहेगा और उसके बाद ये पेमेंट फी का भी सेम ही आपका डेट रहता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो यहाँ पे अगस्त 2026 में होगा। जो एग्जैक्ट डेट्स हैं वो अभी नहीं बताएगी, आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी, उसको लेकर के भी नोटिफिकेशन आएगा। वहीं मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो सितंबर 2026 में होगा और यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट और जो ग्रुप इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर 2026 में होगा। और आपको पता है कि ये आपके 3 फेज के होंगे और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आगे हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात आती है एज को लेकर के। यहाँ पे जो एज काउंट हो रही है वो 1 अप्रैल 2026 से आपकी एज काउंट होगी। मतलब इस दिन आपको 21 साल से नीचे का नहीं होना है, मतलब आपको 21 साल का कम से कम हो जाना है और 30 साल से बड़ा नहीं होना है, मतलब आप जो है मैक्सिमम 30 साल के होने चाहिए। अगर आप इस दिन 30 साल और 1 दिन के भी हुए तो आप इसको भर नहीं सकते हैं और या फिर आप भरेंगे तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ये है। तो ऐसे आप अपनी एज को देख सकते हैं कि आपका अगर यहाँ पे देखना है कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो इसमें बताया गया है कि आपका जन्म 1/4/2005 के बाद नहीं होना चाहिए और उसके बाद 2/4/1996 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस जो फॉर्म है उसको नहीं भर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जैसे हमेशा मिलती हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पे बात करें हम तो एक बात यहाँ पे इस पूरे नोटिफिकेशन में बार बार आपको देखने को मिलती है कि जो कैटेगरी में चेंज है वो आप एक बार आप जो भी कैटेगरी ले लेंगे वो आप फिर उसको बदल नहीं सकते हैं रजिस्ट्रेशन भरने के बाद। ये नहीं कि आपने अगर जैसे अभी ओबीसी ले लिया और आप सोच रहे हैं इसको मैं रजिस्ट्रेशन भरने के बाद में चेंज कर सकता हूँ, मैं जनरल ले सकता हूँ कुछ और, तो ये नहीं हो पाएगा। तो कैटेगरी भरते हुए बहुत ध्यान रखने वाली बात है। वहीं पे हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन मांगा गया है कि मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से क्या हो या फिर इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो भी वो मानी जाएगी। यहाँ पे जो मेन बात आती है वो आती है डेट की, कि आप अगर अपने फाइनल ईयर में भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, बस आपका जो रिजल्ट है वो 30/9/2026 या उससे पहले आ जाना चाहिए। जैसे आप अगर अपने फाइनल ईयर में हैं और आपने एग्जाम दिया और आपका जो रिजल्ट है वो इसके बाद आता है, मतलब आपका रिजल्ट जो है सितंबर के बाद आपका अक्टूबर में आता है, तो आपने भले ही सब कुछ पास किया हो लेकिन फिर वहाँ पे जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें आप खरे नहीं उतरेंगे और फिर आपका रिजेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए, है ना। डेट ऑफ पासिंग वहाँ पे आप जो भी मार्कशीट सबमिट करेंगे तो उसमें डेट ऑफ पासिंग लिखा रहता है, कब रिजल्ट आया है, तो वो इस तारीख से पहले की होनी चाहिए। फिर वहीं पे बात करें रिजर्वेशन की, जो पर्सन है विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। बाकी अगर हम नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से एक बार कैटेगरी को लेकर के बताया गया है कि कैटेगरीज आपको बहुत ध्यान से भरनी है। ये आपको परमिट नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेज में रजिस्ट्रेशन करने के बाद कि आप कैटेगरी को चेंज कर सकें। कि प्रीलिम्स में आपने कुछ भी याद भरा था फिर आप सोचे कि मेंस के लिए हम अपनी कैटेगरी बदल लेंगे क्या, ये सब नहीं हो पाएगा। तो आपको कैटेगरी बहुत ध्यान से यहाँ पे भरनी है। फिर स्क्राइब को लेकर के बातें हैं। अब यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट आती है एसबीआई को लेकर के, वो आती है नंबर ऑफ चांसेस की, कि आपके मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं। अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 बार जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर आप अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो 9 बार हैं।
और SC/ST PWBD या फिर SC/ST को लेकर के आप चल रहे हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितने भी बार दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 6 बार जो है यहाँ पे दे रखा है SBI PO मेंस का एग्जाम, तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे एक चांस कैसे गिनने भी हैं वो भी ध्यान रखिए कि केवल मेन एग्जामिनेशन में जो आप बैठे होंगे केवल उसी को गिना जाएगा। मतलब आपने प्रीलिम्स अगर 6 बार दिया है तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मेंस दे रखा है 6 बार, अगर आप अनरिजर्व से हैं तो वो काउंट हो जाएगा। और 6 बार अगर हो गया तो अब 7वीं बार आप नहीं दे पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक बात और बताई जाती है, वो है सिविल को लेकर के। आजकल ये चलता है कि आपका सिविल स्कोर जो है वो जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके नाम पे कोई लोन चल रहा हो और आप उसमें डिफॉल्टर बने हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको आपको पहले क्लियर करके रखना होगा, तभी आप जो है आगे आपका जो सिलेक्शन वगैरह होगा उसमें, वरना फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आप सब कुछ करने के बाद भी बैंक रिजेक्ट कर सकता है आपको। वहीं पे फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे 750 रुपीज़ रखी गई है अनरिजर्व EWS और OBC के लिए। बाकी SC/ST PWBD के लिए निल ये यहाँ पे आती है। यहाँ पे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो 3 फेज़ का होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि ये अब आपको पता चल गया होगा कि अब इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश के देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 20 मिनट का समय रहता है। 20-20 मिनट तो तीनों का समय रहता है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के 40 रहते हैं और एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। तो आप ऐसे समझिए कि 40 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर का क्वांट और 30 नंबर का रीजनिंग एबिलिटी आता है। टोटल 100 नंबर का पेपर ये प्रीलिम्स का आपका पूछा जाता है। वहीं पे सिलेक्शन की बात करें मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है, तो इसमें किसी तरह के सेक्शनल कट ऑफ को यहाँ पे नहीं रखा जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा कर ले रहे हैं लेकिन आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में खराब नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके कम नंबर आए तो आपका सेक्शनल क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं। अगर आपने जो ओवरऑल जो यहाँ पे कट ऑफ निकाला जा रहा है वो क्लियर कर लिया तो सेक्शनल कट ऑफ का यहाँ पे टेंशन नहीं लेना प्रीलिम्स में। और इसके आधार पे कहा जा रहा है कि 10 टाइम्स अप्रॉक्स जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाते हैं। मतलब अगर ऐसे समझिए कि 1500 वैकेंसी है तो आप 15,000 लोगों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, 10 टाइम्स ऐसे करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर फेज 2 होगा इसका मेन एग्जामिनेशन का। इसमें 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव के बाद ही तुरंत हो जाता है, उसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलता और वो भी कंप्यूटर पे ही होता है। तो यहाँ पे जो टोटल ड्यूरेशन होता है तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट का वो होता है 3 घंटे का, जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं 200 नंबर के। यहाँ पे रीजनिंग, DI और DA कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 आपके पेपर्स होते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, 60 नंबर होते हैं। 30 क्वेश्चन क्वांट के 60 नंबर होते हैं और 60 क्वेश्चन ये आपके GA के होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 20 नंबर के होते हैं। तो आपने ये देखा कि इंग्लिश को जितना ज़्यादा हाइप किया गया प्रीलिम्स में, तो वहाँ पे मेंस में आप आओगे तो इतना इसको दबा दिया जाता है, क्योंकि फिर ये भी आ रहा है ना इंग्लिश के लिए। यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो भी इंग्लिश का ही होगा, तो इंग्लिश का ही पार्ट आप समझ लीजिए। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपको 200 नंबर यहाँ पे मिलते हैं, 170 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 3 घंटे का समय होता है, लेकिन ये एक साथ नहीं मिलेगा बल्कि आपको हर एक पार्ट के लिए अलग-अलग टाइमिंग दी जाती है। फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको एक ईमेल लिखना रहता है, 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन, एक सिचुएशन एनालिसिस करनी होती है और एक आपको रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कुछ एक आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं जो आपको टाइप करने होते हैं। वो 30 आपके मार्क्स के होते हैं और 30 मिनट का ये पेपर होता है। टोटल 3.5 घंटे का पेपर होता है। आप उन लोगों के बारे में सोचिए या अपने बारे में भी सोच सकते हैं कि जो 10 मिनट से भी ज़्यादा जो है बिना फ़ोन को टच किए नहीं रख सकते हैं। भाई 3.5 घंटे आपको वहाँ पे बैठना होगा और एग्ज़ामिनेशन देना होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सीरियसनेस बढ़ाइए अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। फिर यहीं पे बात करें अगर हम यहाँ पे सेक्शनल क्राइटेरिया की फॉर फेज़ 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ मेन एग्ज़ामिनेशन में रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होगा हर एक टेस्ट में जो आपको क्लियर करना होगा, तभी आप जो है यहाँ पे क्वालिफ़ाई कर पाओगे। जैसे प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं था लेकिन यहाँ मेंस में है। और इसके बाद फिर आपको जो मिनिमम एग्रीगेट स्कोर है वो भी यहाँ पे अचीव करना होगा, जो कट ऑफ निकाला जाएगा। फिर उसके आधार पे अप टू 3 टाइम्स लोग जो है बुलाए जाएंगे, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट या इंटरव्यू होता है उसके लिए। मतलब अगर 1500 वैकेंसीज हैं तो लगभग 4500 लोगों को बुलाया जाएगा। वो कैटेगरी वाइज होता है, ऐसा नहीं 4500 लोग इकट्ठा बुला लिए जाएंगे। जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना लोग वो बुलाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बात और बताई गई है नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो ये बताया गया है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब आपने अगर एक क्वेश्चन किया और वो गलत हो गया और आप प्रीलिम्स में हैं तो आपके 0.25 नंबर यहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे। और अगर आप मेंस में और आपने एक क्वेश्चन गलत किया और वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है,
तो आपका जो नेगेटिव होगा 0.5 होगा। ध्यान रखने वाली ये बात है, 1/4 होती है नेगेटिव मार्किंग। फिर आते हैं फेज़ 3 पे, जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू में ऐसा बटा रहता है। तो यहाँ पे अगर बात करें साइकोमेट्रिक टेस्ट की, तो ये पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग वगैरह होती है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं फेज़ 3 प्रोसेस के लिए, उनकी होती है। और इसके माध्यम से यहाँ पे ये जो टेस्ट होता है, ये इंटरव्यू पैनल के सामने रखा जाता है। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो आपकी जो प्रोफाइलिंग की जाती है साइकोमेट्रिक टेस्ट के ज़रिए, वो वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने प्रेज़ेंट करी जाती है। उसके आधार पे आपका इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह भी रहते हैं। फिर अगर हम बात करें ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनालिटी इंटरव्यू की, तो ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर और पर्सनल इंटरव्यू आपका, वो आपका 30 नंबर का होता है ना? तो यहाँ पे टोटल ये 50 नंबर का होता है, जो फेज़ 3 होता है। फिर फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, तो फाइनल सिलेक्शन हमेशा फेज़ 2 और फेज़ 3 को मिलाकर के होता है, मतलब मेंस और ये जो इंटरव्यू वाला पार्ट है उसको मिला के। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके नंबर आपके जुड़ते नहीं हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बताया जा रहा है कि जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं फेज़ 2 में और फेज़ 3 में, उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है 100 मार्क्स में। तो फेज़ 2 में 230 नंबर का टोटल पेपर होता है, तो उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है 75 नंबर में, और ग्रुप एक्सरसाइज 50 नंबर का होता है, जिसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है 25 नंबर में। तो ऐसे टोटल 280 नंबर को 100 नंबर में यहाँ पे नॉर्मलाइज़ किया जाता है, और फिर आप अगर कभी फाइनल रिजल्ट देखेंगे, तो आपको 100 नंबर में से वो रिजल्ट दिखाया जाता है, कितने नंबर प्राप्त किए हैं आपने। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, और इसके बाद फिर जो बच्चे होंगे जो सेलेक्ट हुए रहेंगे, मेरिट वाइज वो बनेगा। उस मेरिट के आधार पे जो 1500 लोग होंगे, उनका सिलेक्शन होता है, और ये सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। और इन्हीं बीच में आपका जो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वाला काम भी ये हो जाता है। बाकी यहाँ पे कैरियर पाथ वगैरह दिया गया है कि आपसे कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए का एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एक बॉन्ड भराया जाएगा, एग्जीक्यूट कराया जाएगा 3 साल के लिए, कि मतलब आप जॉब नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ेंगे तो फिर 2 लाख रुपए आपको बैंक को देना पड़ेगा, मतलब वो सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको पता है कि अगर आप एसबीआई में हैं, तो आपकी जो पीओ आप बनेंगे, तो सैलरीज वगैरह काफ़ी अच्छी होती हैं, पर्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब जितने आप पीओ के फॉर्म भरते हो, आईबीपीएस, आरआरबी या फिर एसबीआई में, उसमें सबसे जो हाईएस्ट सैलरी होती है, रिन्यूमरेशन होता है, वो यहाँ पे एसबीआई में ही देखने को मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, वो भी एसबीआई पीओ का फॉर्म भरते हैं, और इसी वजह से एसबीआई पीओ में काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर होती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर और जो बाकी की जो डिटेल्स हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और इन सारी चीज़ों के बीच में सैलरी वाला पार्ट रह गया था, जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि बेसिक पे 48,480 रुपये होता है। इसके साथ सिर्फ एसबीआई में ही आपको 4 एडवांस इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसके बाद जो बाकी के पर्क्स होते हैं, जैसे डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ये सब आपके रहते हैं। और यहाँ पे एक आपको अप्रॉक्सीमेट सीटीसी दिया गया है इनिशियल स्केल पे का, एट मुंबई सेंटर, क्योंकि यहाँ की सैलरी वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एचआरए वगैरह वो आपका काफ़ी हाई होता है। तो वो दिया गया है 21.97 लाख रुपए, और ये आपका ईयरली है ना, महीने का नहीं है। और अगर आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका लगभग 1.83 लाख रुपीस पर मंथ के बैठेगा। लेकिन ये सीटीसी है ना, कॉस्ट टू कंपनी जिसको कहते हैं, इतनी सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे पेंशन फंड का हो गया, और टीडीएस वगैरह कटना है, वो सारी होंगे। तो उसको होने के बाद इन हैंड सैलरी भी आपकी 1 लाख रुपीस प्लस ये आपकी रहती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो सैलरी मैं आपसे कह रहा था ना, एसबीआई पीओ को ही मिलती है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन में बताई गई बातें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सुनिश्चित कर लीजिए कि इस बार आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।